साथियों नमस्कार। मैं डीपी कश्यप अपनी यूट्यूब चैनल SDS फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए आज एक और इंग्लिश की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इसके बाद ट्रांसलेट भी करके दिखाएंगे। इसका ट्रांसलेशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो सबसे स्टार्टिंग में हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसको हम चारों फॉर्म्स में और उसके सारे इंट्रोगेटिव भी करेंगे, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल लूँगा, उसका पहले सिंपल, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब सारे टाइप्स में हम ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वे निबंध लिखते हैं, ठीक है, वे निबंध लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल में ट्रांसलेट करते हैं। देखो, वे की इंग्लिश हो गई दे, तो दे आप लोगों को पता है प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हमारी वर्ब होती है सिंपल में, उसमें हम एस या ईएस ऐड नहीं करते, ठीक है, आप लोगों को बताया गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, दे राइट ऐसे, ठीक है, दे राइट ऐसे। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गई और ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट कर्म हो गया। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। अब इसी का हम निगेटिव बनाते हैं, सिंपल निगेटिव। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद आपको यहाँ पे रखनी होती है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, पिछले ऑडियोज में भी आप लोगों को बताया गया है, डू और डज। डू लगाते हैं प्लूरल के साथ, डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमें डू और डज रखना है, उसके बाद हमें नॉट रखना है, ठीक है, उसके बाद हमें नॉट रखना है, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसलेट करके देखते हैं, ट्रांसलेट हमारा क्या हो जाएगा, दे डू नॉट राइट ऐसे, वे ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में इसका हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सिंपल वाला, ठीक है, इंट्रोगेटिव सिंपल। फिर इसके बाद इसका निगेटिव करेंगे। क्या वे निबंध लिखते हैं? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बताया गया इससे पहले भी कि आपको क्या की इंग्लिश ना लगा के वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे दे है, तो दे प्लूरल में है, इसीलिए हम यहाँ पे डू लगाएंगे, ठीक है, डू लगाएंगे और हम डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या की इंग्लिश ना लगा के उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू लगाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, डू दे राइट ऐसे, डू दे राइट ऐसे। ये हो गया हमारा क्या वे निबंध लिखते हैं, ठीक है। डू दे राइट ऐसे, क्या वे निबंध लिखते हैं। इसके बाद इसका निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव में हिंदी हमारा सेंटेंस हो जाएगा, क्या वे निबंध नहीं लिखते हैं, क्या वे निबंध नहीं लिखते हैं। तो वही प्रोसेस रहेगा, हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब नॉट ऐड कर देना है, बस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रखा हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, V1 जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को कहते हैं शॉर्ट में, कहीं आप लोग कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल के V1 बोल दे रहे हैं, तो क्या है ये, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना। क्या हो जाएगा हमारा, डू दे नॉट राइट ऐसे, डू दे नॉट राइट ऐसे। अब इसी का हम बनाएं क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड में मतलब वे निबंध
कब लिखते हैं। ठीक है, वे निबंध कब लिखते हैं, ये हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कब, क्या, क्यों, कैसे, जब, कहाँ, ये सारे शब्द क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो, इनकी इंग्लिश पहले ले आते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये शब्द आए तो इनकी इंग्लिश हम पहले लगाते हैं। तो मैंने बोला वे निबंध कब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास कब आया बाद में। देखो बीच में भी आ सकता है या अंत में भी आ सकता है क्वेश्चन वर्ड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट हमारा हो जाएगा व्हेन डू दे राइट ऐसे, व्हेन डू दे राइट ऐसे। ठीक है, अब इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको नोट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, नोट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ पे डू लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट हमारा क्या होगा देखते हैं, व्हेन डू दे नॉट राइट ऐसे, व्हेन डू दे नॉट राइट ऐसे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सारे फॉर्म्स में हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, मैंने बोला राम इंग्लिश बोलना सीखता है, राम इंग्लिश बोलना सीखता है। ठीक है, तो राम हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, राम हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे पहले सिंपल में ट्रांसलेट करने के लिए ध्यान रखना है वर्ब पे कि राम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें एस या ईएस ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो राम लर्न्स स्पीक इंग्लिश, राम लर्न्स स्पीक इंग्लिश। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इसका हाँ निगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, सॉरी मैं हेल्पिंग वर्ब बोल दिया। ठीक है, सबसे पहले में सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसके बाद नॉट रखना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, राम डज नॉट लर्न स्पीक इंग्लिश, राम डज नॉट लर्न स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलना नहीं सीखता है। इसके बाद हम इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सिंपल, निगेटिव वाला नहीं। क्या राम इंग्लिश बोलना सीखता है, तो जैसा कि आपको पिछले सेंटेंस में भी बताया, जो पिछला एग्जाम्पल था कि क्या की इंग्लिश हमें नहीं लगानी, उसकी जगह हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे हमारा पिछला सेंटेंस जो था सब्जेक्ट उसमें प्लूरल था, उसके साथ हमने डू यूज किया था, लेकिन यहाँ पे राम सिंगुलर है तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज। ठीक है, तो क्या राम इंग्लिश बोलना सीखता है, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट क्या हो गया, डज राम लर्न स्पीक इंग्लिश, डज राम लर्न स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद हम इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में आपको क्या करना है, निगेटिव में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा, क्या राम इंग्लिश बोलना नहीं सीखता है, ये है हमारा हिंदी, इसका हमें ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डज रहेगा क्योंकि सिंगुलर है। डज राम नॉट लर्न स्पीक इंग्लिश। ठीक है, डज राम नॉट लर्न स्पीक इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश बोलना नहीं सीखता है। इसके बाद इसका देखते हैं
क्वेश्चन वर्ड वाला सिंपल। राम इंग्लिश बोलना क्यों सीखता है, ठीक है, राम इंग्लिश बोलना क्यों सीखता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है क्यों। तो क्यों मतलब इसकी इंग्लिश हम पहले लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, राम सिंगुलर है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वाई डज राम लर्न स्पीक इंग्लिश, वाई डज राम लर्न स्पीक इंग्लिश। इसके बाद इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन वर्ड का देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद आपको नॉट ऐड कर देना, बाकी यही प्रोसेस रहने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, यही इसी का हम देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या राम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीखता है, राम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीखता। तो हमारे पास यहाँ क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वाई डज राम नॉट लर्न स्पीक इंग्लिश, वाई डज राम नॉट लर्न स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग एक हिंदी सेंटेंस सोचो मन में और उसका इन सारे में ट्रांसलेट करो, ठीक है। सारे में, इन सारे टाइप्स में आपको ट्रांसलेट करना है। आप लोग प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। अब हम एक छोटा सा ट्रांसलेट देखते हैं। कुछ सेंटेंस हमने आप लोगों के लिए रखे हैं एक स्टोरी टाइप में। मैं पहले वो स्टोरी आप लोगों के सामने हिंदी में बोलूँगा, उसके बाद जितने भी उसमें सेंटेंस होंगे क्रम बाय क्रम हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो जो स्टोरी टाइप में हमने रखे हैं सेंटेंस वो ये हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम डायमंड है, वह बहुत वफादार है, वह बहुत तेज दौड़ता है, जब वह मुझे देखता है वह पूंछ हिलाने लगता है, वह अजनबियों को देखकर भौंकता है, वह रात को मेरे घर की रखवाली करता है। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है, अच्छा कुत्ता मनुष्य का वफादार मित्र होता है, ठीक है। तो ये स्टोरी टाइप में हमने आपको सेंटेंस बोले, इनका अब हम ट्रांसलेट करते हैं क्रम बाय क्रम। सबसे पहले मैंने बोला मेरे पास एक कुत्ता है, तो हमने आप लोगों को बताया था सिंपल प्रेजेंट में कि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। इसलिए क्योंकि इसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी ऐसा जो हैव या हैज यूज करते हैं, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसको देख के आप ये मत बोलना कि ये परफेक्ट का कोई सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। ये पास के लिए हैव या हैज का यूज किया जाएगा। तो पहला सेंटेंस मैंने बोला मेरे पास एक कुत्ता है, तो आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग। इसके बाद मैंने बोला उसका नाम डायमंड है, उसका नाम डायमंड है। सॉरी, शायद मैंने जो हिंदी पहले बोला उसमें उसका नाम डायमंड है, उसमें नहीं बोला। अगर ऐसा है तो उसके लिए सॉरी, शायद मैंने नहीं बोला जहाँ तक तो मुझे ध्यान आ रहा है। अगर ऐसा है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। उसका नाम डायमंड है, तो उसका नाम डायमंड है, हम यहाँ पे उसका नाम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, तो उसका नाम डायमंड है, हिज नेम इज डायमंड। इसके बाद मैंने बोला वह बहुत वफादार है, वह बहुत वफादार है, ठीक है। तो वह बहुत वफादार है, यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल का ही वाक्य रहने वाला है। वह बहुत वफादार है, ही इज वेरी फेथफुल, फेथफुल मतलब वफादार। इसके बाद मैंने बोला वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे हमारे पास वर्ब है दौड़ना, ठीक है, रन। और वह ही मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे, रन्स करेंगे। तो ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट मतलब वह बहुत तेज दौड़ता है। इसके बाद मैंने बोला जब वह मुझे देखता है वह पूंछ हिलाने लगता है, ठीक है। जब वह मुझे देखता है वह पूंछ हिलाने लगता है। तो क्या है,
जब वह मुझे देखता है वह पूंछ हिलाने लगता है। तो व्हेन ही सीज यहाँ पे इसलिए रखें क्योंकि वर्ब है सी देखना और सिंगुलर है, ही सिंगुलर है ना, तो इसीलिए सी एस डबल ई इसमें एस लगा देंगे, एस डबल ई एस हो जाएगा। व्हेन ही सीज टू मी, ठीक है। इसके बाद वह पूंछ हिलाने लगता है। तो हिलाने लगता है के लिए हम यहाँ पे दो शब्द यूज कर सकते हैं, एक स्टार्ट्स और एक बिगिंस। बिगिंस क्योंकि इसमें भी एस लगा रहे हैं, अभी वर्ब है, ठीक है। आप स्टार्ट्स बोल सकते हो, स्टार्ट्स बोल सकते हो या बिगिंस, ठीक है। तो हम यहाँ बिगिंस रखते हैं। ही बिगिंस टू वेव हिज टेल, ही बिगिंस टू वेव हिज टेल। वेव मीन्स होता है हिलाना, हिज टेल का मतलब अपनी पूंछ, टेल मतलब पूंछ। इसके बाद मैंने बोला वह अजनबियों को देखकर भौंकता है, वह अजनबियों को देखकर वह भौंकता है। तो यहाँ पर ही सिंगुलर है और वार्क मीन्स भौंकना, वार्क की क्रिया है, तो इसमें हम एस लगाएंगे। तो ही वार्क्स सीइंग यहाँ पे बोलेंगे ही वार्क्स। उसके बाद देख कर का मतलब सीइंग, ठीक है, सीइंग। ही वार्क्स सीइंग द स्ट्रेंजर्स का मतलब है अजनबी, ठीक है, स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, वह रात को मेरे घर की रखवाली करता है, वह रात को मेरे घर की रखवाली करता है, ठीक है। तो वह रखवाली करने को इंग्लिश में कहते हैं गार्ड, ठीक है, GUARDS। एस इसलिए लगा दिया क्योंकि गार्ड्स यहाँ पे वर्ब है, इसलिए इसमें एस लगा दिया। ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे एस आ गया। तो ही गार्ड्स ऑफ माई हाउस एट नाइट आप इन द नाइट भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एट नाइट बोलना ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो ही गार्ड्स ऑफ माई हाउस एट नाइट। इसके बाद इसका अंतिम वाक्य है, अच्छा कुत्ता मनुष्य का वफादार दोस्त होता है या मित्र होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेट, गुड डॉग इज फेथफुल फ्रेंड ऑफ मैन, गुड डॉग इज फेथफुल फ्रेंड ऑफ मैन, ठीक है। मैं इसका पूरा एक बार इंग्लिश ट्रांसलेट फिर से बोल देता हूं। आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज डायमंड, he is very faithful, he runs very fast, when he sees to me he begins to wave his tail, he barks to see the stranger, सही है, he barks to सीइंग देखकर, टू सीइंग स्ट्रेंजर्स, ठीक है, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। इसके बाद ही गार्ड्स ऑफ माई हाउस एट नाइट। इसके बाद है गुड डॉग इज फेथफुल फ्रेंड ऑफ मैन, गुड डॉग इज फेथफुल फ्रेंड ऑफ मैन, ठीक है। तो आई थिंक जो मैंने लास्ट में जो टोटल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसमें एक दो सेंटेंस छूट गए आई थिंक, जहाँ तक तो मुझे याद आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। अगर कोई सेंटेंस छूट गया है तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और आप लोग इस ऑडियो को अच्छे से लिसन करें, और इसके बाद कोई भी आपका डाउट रहता है तो क्लास की ही स्पेशली ऑडियो रहती है जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, ये उसी का रहता है। तो आप लोग वहाँ पे डाउट अपना क्लियर करना, और जो भी ना समझ आए वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।